वीर तेजा फाउंडेशन और सामाजिक रिसर्च इंस्टीट्यूट लक्ष्मणगढ़ के इस प्रतिभा सम्मान समारोह की श्रृंखला में हमारे बीच में देहरादून से पधारे भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी, मोटिवेटर और शिक्षाविद आदरणीय श्री राजेंद्र जी डोडी साहब से कि आप पधारें और हम सबके बीच लक्ष्मणगढ़ अलवर की इस धरती से शिक्षा जगत को लाभान्वित करें। आदरणीय श्री राजेंद्र जी डोडी साहब। धन्यवाद हरिराम जी। हरिराम जी ने उम्मीदें थोड़ी ज़्यादा जगह दी है, तो वो तो वक्त बताएगा कि हम उस उम्मीदों पर कितना खरे उतरते हैं। तो सबसे पहले मैं विद्या की देवी माँ सरस्वती अपनी वचनबद्धता के लिए जग में प्रसिद्ध वीर तेजाजी महाराज और शिक्षा के जरिए समाज को सुधारने में अग्रणी रहे स्वामी केशवानंद जी के चरणों में अपना विनम्र प्रणाम प्रस्तुत करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी बुद्धिजनों को मैं सादर नमस्कार करता हूँ और जो भी गांव के लोग और बाकी सब लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं उन सबको मैं सादर राम राम कहता हूँ। आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आपने इस मंच का हिस्सा बनने का मौका दिया और गांव के और बच्चों से संपर्क करने का मौका दिया। सबसे पहले मैं जो पुरस्कार मिलने वाले हैं जिन बच्चों को, उनको, उनके परिवारजनों को और उनके शिक्षकों को बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज 3E का 2-3 बार चर्चा हुई है, हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक माइंडसेट के बारे में बात करूंगा। जितना जानकारी मुझे स्वामी केशवानंद जी की थी तो उसमें मैंने बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि उन्हें लाइब्रेरी मैन कहा जाता है, कि उन्होंने बहुत सारी जगह पे घूम घूम के लाइब्रेरियों का गठन किया था। फिर मैंने कल इस प्रोग्राम के लिए आ रहा था, सफ़र में था, तो मैंने थोड़ा और बात पढ़ा और एक चीज़ जिसने मुझे थोड़ा सा स्ट्राइक किया कि मुझे वहाँ से अपनी बात शुरू करनी चाहिए, क्योंकि वो समस्या मैं हमेशा लोगों में देखता रहा हूँ और वो समस्या होती है माइंडसेट की। तो अनपढ़ थे, किसान फैमिली से रहने वाले थे और शेखावाटी से, जैसा अभी बताया गया कि वो वहाँ से गए थे और उनकी इच्छा थी कि मुझे कुछ पढ़ना है और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मुझे संस्कृत पढ़ना है। स्वामी केशवानंद जी की बात कर रहा हूँ मैं। तो संस्कृत पढ़ना है तो लोगों ने बोला कि आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते। आज से 100-125 साल पहले की बात रही होगी, समाज में बहुत सारी समस्याएं रही होगी, जिसके चलते उन्होंने बोला कि जिस जाति से आप आते हो, जिस समाज से आप आते हो, आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते। तो उन्होंने बोला कि कोई तो उपाय होगा इसका कि मैं संस्कृत पढ़ सकूँ। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उनको मैं ओरिजिनल भाषा में पढ़ना चाहता हूँ, ताकि मैं किसी बिचौलिए के जरिए मेरे पास कोई संवाद नहीं आए कि क्या लिखा है, उसका क्या इंटरप्रिटेशन है। मैं खुद संस्कृत पढ़ूंगा तो जो लिखा है एग्जैक्टली उसका इंटरप्रिटेट मैं कर पाऊंगा। तो उन्होंने बोला इसका एक ही उपाय है कि आपको सन्यासी बनना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो मैं सन्यासी बनूंगा और सन्यासी बन करके उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेके उन्होंने संस्कृत पढ़ना शुरू किया। संस्कृत का और हिंदी का प्रचार प्रसार उन्होंने किया। तो ये एक मेंटल ब्लॉक था उनका कि नहीं, मतलब आप अनपढ़ हैं या फिर आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक ठाना कि मुझे संस्कृत पढ़ना है और उसके लिए जो भी विचार मेरे सामने आएगा मैं उसको पूरा करने के लिए तैयार रहूँगा। तो ये माइंडसेट, कई बार लोग मेरे से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ आप RS की तैयारी कीजिए, आप IAS की तैयारी कीजिए। तो लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये तो हमसे नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारे आसपास कोई नहीं निकला है, ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है, बहुत टाइम लग जाता है, रिस्क हो जाता है, तो हम ये नहीं कर पाएंगे। मैं कहा ठीक है आप IIT कर लीजिए। तो बोले हाँ IIT में भी हम तैयारी कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल हमें आसान लगता है, हम मेडिकल कर लेते हैं। तो आसान आसान चीज़ों के लिए हम प्रयास करते रहते हैं, लेकिन टफ चीज़ों के लिए हम नहीं प्रयास करते। जैसे मुझे यहाँ से बताया गया कि एक विद्यार्थी है जो इसी विद्यालय में पढ़ा है, वो नासा गया है, लेकिन ऐसे विद्यार्थी कितने हैं हमारे पास में? क्योंकि किसी ने नासा के बारे में सोचा ही नहीं, तो वो चीज़ कैसे पहुँचेगा वहाँ पे? तो आज मैं एक कंपैरिजन करना चाहता हूँ, समाज के एक मेंटल ब्लॉक को तोड़ने का प्रयास करता हूँ कि कई बार ये लोग बोलते हैं कि हम ग्रामीण क्षेत्र से हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कम है शहरी क्षेत्रों की तुलना में। कई बार लोग बोलते हैं कि हम हिंदी माध्यम से हैं, हमारे पास अंग्रेजी माध्यम जैसा नॉलेज नहीं है, इंटेलेक्चुअल नहीं है। कई बार लोग बोलते हैं कि हम गरीब हैं, अमीरों की तरह हम हमारे एजुकेशन पे पैसा खर्च नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें जो ग्रामीण वर्सेस शहरी है, हिंदी वर्सेस अंग्रेजी है, गरीब वर्सेस अमीर है, इन चीज़ों को ही तोड़ने के लिए हमारा एक मेंटल ब्लॉक है। अमीरों के पास हो सकता है कि संसाधन ज़्यादा हो,
अमीरों के पास हो सकता है कि पेपर पे वो बहुत स्ट्रांग हो, अमीरों के पास हो सकता है कि उनके पास में हेड स्टार्ट हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो हार्ड वर्क आप करते हो, मैं लगभग भारत की 3-4 बड़ी अकेडमियों में, IIT खड़गपुर से मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो कई जगह बड़े बड़े मंचों पे मैंने इस चीज़ को बहुत आराम से देखा है कि जो मेहनत रूरल इंडिया का बंदा कर सकता है, लड़की कर सकती है, वो शहर का बंदा कभी नहीं कर सकता। उनको सिर्फ एक एडवांटेज मिलता है क्योंकि उनके घर परिवार में ऐसा माहौल रहता है, ऐसा एनवायरनमेंट रहता है, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ़ायदा मिल जाता है। कभी कभी एग्ज़ाम का नेचर ऐसा होता है जो उन्हें फ़ायदा दे देता है। जैसे SSC का एग्ज़ाम होता है, उसमें मैथ्स और इंग्लिश का पेपर होता है। हो सकता है कि हमारी अंग्रेजी स्कूल के माध्यम में हमारे ग्रामीण परिवेश की वजह से कमज़ोर रही होती है, तो हमें एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने हिंदी माध्यम से तैयारी शुरू की थी और 6 बार मैंने इंटरव्यू दिया था और 3 बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उसके बाद में मैं भी लगभग इसी उधेड़ बुन में था कि क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे सामने जो एक प्रश्न था कि यही चीज़ है कि मैं शायद कमज़ोर हूँ, नहीं कर पाऊंगा, इन लोगों के पास रिसोर्सेज हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स बहुत लिमिटेड है, इन लोगों को फ़ायदा हो जाएगी। तब मुझे एक कविता मिली थी जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने लिखी है, राम की शक्ति पूजा। अगर आप में से कुछ हिंदी साहित्य के विद्यार्थी रहेंगे तो इस कविता के बारे में सुना होगा। और मैं आपके सामने वो आदर्श रखना जा रहा हूँ जो भगवान श्री राम का है। और भगवान सब जानते हैं कि वो सारी समस्याओं से परे होते हैं, लेकिन भगवान किस तरीके की समस्या का सामना करते हैं और किस तरीके से उस चीज़ को निकालते हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। तो आप में से सब लोगों ने रामायण देखी होगी। रामायण में पहले दिन का जो युद्ध होता है उसका परिणाम क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? पहले दिन की जो लड़ाई होती है उस दिन राम और रावण की सेना में से किसका पलड़ा भारी होता है? कोई भी? आप लोगों ने रामायण देखी नहीं है, रील्स पे ज़्यादा फोकस है रामायण से। चलिए कोई बात नहीं। तो पहले दिन की जो लड़ाई होती है उसमें रावण का पलड़ा भारी होता है, और रावण का पलड़ा भारी होने के लिए राम उस शाम को जब लौटते हैं तो बहुत हताश और निराश अवस्था में है कि एक शब्द वो यूज़ करते हैं, अन्याय जिधर है उधर शक्ति। मतलब जिधर अन्याय है उधर शक्ति का वास है। तो शक्ति का वास कैसे है? फिर सूर्यकांत त्रिपाठी अपनी शब्दावली का इस्तेमाल करते हुए बोलते हैं, है आमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, है आमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, स्तब्ध है पवन चार, अप्रतिहम गरज रहा अंबुधि विशाल, भूधर जो स्तर केवल जलती मसाल। इसमें 5 तत्व जो हैं उनका विश्लेषण किया गया है, जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी बोलते हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा। यानी कि ये जो 5 तत्व है उन 5 में से 3 तत्व जो हैं वो रावण की तरफ हैं। रावण के पिताजी जो थे उनका कहा जाता है कि जो आकाश है उसका उनका पर्यायवाची है, यानी कि आकाश तत्व रावण के पास है। जिस जमीन पे लड़ाई हो रही है वो रावण लंका जमीन है, तो जो पृथ्वी है उसका हिस्सा किसके पास में है? रावण के पास में है। दूसरा, जो हवा चल रही है बहुत तेज गति से, और समुद्र में जब हवा चलती है तो मीलों मीलों तक उसको कोई ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं मिलता है। तो जो हमारा 40 50 छठासा बोलते हैं, यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा, मील समुद्र में मील में होता है, तो 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से, 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवा चल रही है वो भी किसके पक्ष में है? क्यों? क्योंकि लंका जो है वो पानी से घिरी हुई है। तो ये तीनों तत्व जो हैं वो किसके पक्ष में है? रावण के पक्ष में। और राम के पक्ष में क्या है? एक जो पवन पुत्र हनुमान है वो एक पार्ट, और दूसरा जो उनका कुल है जिसे हम सूर्य कुल कहते हैं, तो जो अग्नि, केवल ये 2 तत्व जो हैं वो किसके पास है? राम के पास। तो यानी कि 3-2 के रेशियो से, और जज साहब बैठे हैं, बहुत सारे जजमेंट जो होते हैं वो 3-2 के रेशियो से देते आए हैं। और एक और केशवानंद जी से संबंधित है, आज तक के भारत का जो सबसे बड़ा जो जजमेंट रहा है स्वामी केशवानंद भारती जी के नाम से है, जो 13 सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच थी। तो वो जो निर्णय आया था जिसमें हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई थी, वो निर्णय भी 7-6 से आया था, यानी कि 7 लोग उसके जज में फेवर में थे और 6 लोग जो उसके विपक्ष में थे। तो यानी कि एक की वजह से वो जजमेंट इतना बड़ा हो गया था। तो यहाँ पे 3-2 के हिसाब से रावण के पक्ष में वो
निर्णय है। तो अब राम निराश है कि ऐसा क्या है कि देवी का विधान को वो मतलब दुत्कारते हैं कि रावण अधर्मी होकर के भी शक्ति का वास रखा है और मैं धर्म पे चला हूँ, हमेशा धर्म पे चला हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्यों हार रहा हूँ। तो हमेशा जब भी ऐसी निराशा का फेज होता है, कोई न कोई हमेशा आता है जो हमें सहारा देता है। और राम की सेना में सबसे बुजुर्ग और बुद्धिजीवी कौन थे? जामवंत जी। तो यहाँ पे भी एक बार फिर से जो बड़े बुजुर्गों का अनुभव की बात की जाती है कि जो उन्होंने 20, 30, 50 साल में देखा है, समझा है, वो उन्हें बताते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि शक्ति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। शक्ति की एक ही परीक्षा है, आपने कितनी तपस्या की है। रावण भले ही अधर्मी हो, रावण भले ही अशुद्ध हो, लेकिन उसने तपस्या की है और बहुत कठोर तपस्या की है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो भी तपस्या करेगा उसके पक्ष में जाएगी शक्ति। अब उस शक्ति का सकारात्मक इस्तेमाल करे या नकारात्मक इस्तेमाल करे, ये उसका पार्ट है। तो अगर आप रावण को हराना है तो आपको तपस्या करनी पड़ेगी, और वो तपस्या उतनी ही तपस्या नहीं करनी पड़ेगी जितना पहले ने की है, क्योंकि अगर आप उतना ही करोगे तो आप बराबर होंगे, खाली आपको आगे निकलना है। मोहम्मद अली बॉक्सिंग के एक बहुत बड़े चैंपियन हुए हैं। तो जब उनसे पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो ये बोलते हैं कि मैं ये देखता हूँ कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, और अगर मुझे जवाब मिलता है कि मेरा कॉम्पिटिटर प्रैक्टिस कर रहा है, बॉक्सिंग करते थे तो वो प्रैक्टिस कर रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? क्यों? क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो वो मेरे से आगे निकल जाएगा। और अगर मुझे कभी कभी ऐसा जवाब भी मिलता था कि नहीं वो आराम कर रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि यही तो वक्त है जब मैं उससे आगे निकल सकता हूँ, क्योंकि गैप तो आना चाहिए ना। अगर बराबर तपस्या करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब मुझे एक्स्ट्रा देना था। तो फिर सूर्यकांत त्रिपाठी लिखते हैं, आराधन का दृढ़ आराधन से उत्तर दो। यानी कि जितना आराधन रावण ने किया उससे ज्यादा आराधन आपको करना पड़ेगा। तो आराधन का दृढ़ आराधन से उत्तर दो। और उसके बाद बोले, शक्ति की करो मौलिक कल्पना। यानी कि शक्ति जो आपने बनाई है उसकी सिर्फ हार्ड वर्क वाला पार्ट ही नहीं करना पड़ेगा कि बस हम सुबह से शाम तक बैठे हैं और पढ़ाई करें। नहीं, आजकल सारी परीक्षाओं का प्रकृति बदल गया है। अगर आप इनोवेशन नहीं करेंगे, अगर आप स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। तो वो लिखते हैं, और ये कविता बहुत पुरानी कविता है, 1936 में शायद लिखी गई होगी कविता। तो शक्ति की करो मौलिक कल्पना। तब फिर उन्होंने ये निर्धारित किया कि अब हमें समर को त्याग देना चाहिए और हमें शक्ति की कल्पना करनी चाहिए, क्योंकि जब तक शक्ति हमारे पास होगी, चाहे हमारे पास कितने ही बलवान साथी हो, हम युद्ध नहीं जीत सकते। और वो कल्पना होती है कि वो बोलते हैं कि देवी को हमें 108 फूल, जो कमल के फूल होते हैं, वो पुष्प अर्चित करने हैं। वो बैठ जाते हैं, मैं थोड़ा सा कट शॉर्ट करता हूँ, और 107 फूल वो चढ़ा देते हैं। लेकिन आपको पता है भगवान हमेशा परीक्षा लेते हैं। 107 फूल चढ़ाने के बाद में अंतिम फूल चढ़ाना था, और जैसे ही वो हाथ बढ़ाते हैं वो फूल वहां से गायब हो जाता है। यानी कि आपकी तपस्या का एकदम अंत आया हुआ है। जैसे आप इंटरव्यू दिए हो और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, उस स्टेज पे आप आए हो, आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो और उससे एक दिन पहले आपकी तबीयत खराब हो जाती है, कैसा लगेगा आपको? सारी जितनी भी मेहनत हमने की वो सारी बर्बाद। राम के अंदर भी इसी प्रकार का भाव आता है कि फिर मेरे साथ धोखा हो रहा है, फिर मैं इतनी तपस्या कर रहा हूँ और फिर मतलब जब हो रहा है, क्योंकि जैसे ही उठे आपकी तपस्या भंग, तो आप वो यज्ञ को पूरा कैसे करोगे? तो फिर अचानक से उनके मन में एक विचार आता है। ये चीज होती है कि आपके सामने कितनी ही विकट समस्या हो, और ये मैं भगवान राम के समक्ष बोल रहा हूँ। यानी कि भगवान, हम तो इंसान हैं, हमारे सामने तो कितनी समस्या आती हुई, तो भगवान के सामने भी समस्या आती है। लेकिन उनके बोलते हैं वह एक और मन रहा राम का, यानी कि उन राम के अंदर एक विचार आता है जो एक पॉजिटिव, क्या कुछ तो पॉजिटिव होगा इस चीज़ के अंदर। और फिर बोलते हैं कि मेरी माँ मुझे बचपन में कहा करती थी कि मेरी आंखें कमल के फूल की तरह हैं, राजीव लोचन। इसका मतलब मेरे पास कितने कमल के फूल अभी बाकी हैं? 2, और मुझे चाहिए कितने? 1। यानी कि इस यज्ञ को पूर्ण आहुति तक पहुंचाने के लिए मुझे 1 कमल के फूल की जरूरत है, और मेरे पास 2 कमल के फूल अभी है जो मेरी आंखों के रूप में है। और वो दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं कि नहीं, मैं ये यज्ञ पूरा करूंगा और मैं अपनी आंख इसको दान करूंगा।
और वो अपना शस्त्र उठा लेते हैं और जैसे ही मारने वाले होते हैं देवी उनका हाथ पकड़ लेती है और बोले कि ये सिर्फ परीक्षा थी और जिसमें तुम सफल हुए और होगी जय है पुरुषोत्तम नवीन कह करके वो उनके शक्ति उनके पक्ष में आ जाती है। और उसके बाद में रामायण का जो परिणाम है वो आप सब लोगों के सामने है। इतने सदियों तक हम उन चीज़ों को अनुभव लेते रहते हैं। तो ये चीज़ है कि समस्याएं आपके जीवन में आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे सामाजिक संस्थान के रूप में यहाँ पे रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है। उस रिसर्च सेंटर में ऐसे ही चीज़ें निकल के आनी चाहिए कि किस तरीके से समाज अपने आप को मोटिवेट करता है, समाज के ऐसे कौन से लोग हैं जो किसी न किसी विकट समस्या में रहते हैं उनसे बाहर निकल के आए। तो उन्हीं के लिए मैं अपने 3E वाला जो पार्ट है वो अब आपके सामने रखता हूँ। तो 3E का जो पहला E है एक्सीलेंस इन एजुकेशन। ये समाज के स्तर पर है, बच्चों के स्तर पर भी है कि एजुकेशन ही वो एक कड़ी है जो हमें अपने जीवन को काया पलट कर सकती है। मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से शुरू करता है, एजुकेशन से वो अपना पूरा जीवन, अपने पूरे परिवार का सारा चेंजेस कर सकता है, क्योंकि जितने इकोनॉमिक रिसोर्स हैं वो भी एजुकेशन से ही आते हैं। लेकिन अब हमें ये देखना है कि एजुकेशन कहाँ पे, जब समाज सोचना शुरू करता है तो समाज को सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स नहीं चाहिए होते हैं। यहाँ पे जज साहब हमारे सामने हैं, मैं आप जब अपनी बात हो तब इस बात को व्याख्या कर सकते हो। कितने लोग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से या फिर स्पेशली जाट समाज से लीगल प्रोफेशन के अंदर है, और आप नंबर देखोगे बहुत कम नंबर है। कितने सुप्रीम कोर्ट के जजेस बने हैं, नंबर लेस देन 5 होगा। हाई कोर्ट के जजेस बने हैं, लेस देन 5 होगा। ऐसे करके सीए लीगल प्रोफेशन, सीए का जो बिजनेस है, कॉमर्स की जो बात है, उसके अंदर भी हमारा नहीं है। अभी भी हमने एक लकीर पकड़ रखी है मेडिकल की। यहाँ से भी लगभग बहुत सारे लोग हैं जो मेडिकल में सेलेक्ट हो रहे होंगे। मेरे उधर के गांव में लगभग हमारे हर गांव ढाणी के अंदर मेडिकल में लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। तो एक पार्ट में उन्होंने प्राप्त किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें बाकी सारी चीज़ों के अंदर भी करनी चाहिए। मोरध्वज जी ने जो गुरुकुल का कॉन्सेप्ट रखा है उसके अंदर भी है कि योग और यज्ञ से और उन बाकी सब चीज़ों से आप शुरू करोगे। ये इस प्रकार के इनोवेशन समाज के स्तर पर हमें चाहिए। तो एक्सीलेंस इन एजुकेशन इज़ आवर कंपल्सन, ये हमारी चॉइस नहीं है। आज हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें एजुकेशन में पैसा डालना है या नहीं डालना है। ये हमारा कंपल्सन है कि अगर हमने आज एजुकेशन में पैसा नहीं डाला तो अगले 20-30 साल बाद में हमें उसके परिणाम नहीं मिलने वाले हैं। एक अंग्रेजी में कहावत आती है कि द बेस्ट टाइम टू प्लांट ए ट्री वाज 10 ईयर अगो, यानी किसी पेड़ को उगाने का सबसे अच्छा वक्त आज से 10 साल पहले था। जब उगाते थे तो वो आज बन जाता। एंड द सेकेंड बेस्ट टाइम इज टुडे। 10 साल पहले हो सकता है हमसे गलती हो गई हो सकता है कि हमें उस वक्त उतनी जागरूकता नहीं थी कि हम उस चीज़ को समझते, लेकिन अगर हम वो गलती आज दोहराएंगे तो हो सकता है कि हमें 10 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसीलिए समाज के स्तर पे हमारे सारे रिसोर्सेज, मैं बहुत ही सोच समझकर और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, अगर ये समाज ये निर्धारित कर लेता है कि मेरे समाज के जितने भी रिसोर्सेज हैं अगले 10 साल तक सिर्फ एजुकेशन में जाएंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो समाज पीछे नहीं रह सकता। समाज, और यही चीज है जो आगे आप देखोगे। जैसे 2 समाजों का मैं यहां पे जिक्र करूंगा। पारसी समाज के बारे में कितने लोग जानते हैं? पारसी समाज जो रतन टाटा जिससे बिलोंग करते थे, बहुत छोटा सा समाज होता है। वहां की पर कैपिटा इनकम 60-70 लाख रुपए है, यानी कि वहाँ का हर एक आदमी जो है वो 60-70 लाख रुपए उसकी एवरेज इनकम है। और यहाँ हमारे देश का जो है 1-1.25 लाख रुपए होगा जो समाज उसमें, जिसमें मुकेश अंबानी की इनकम भी जुड़ी है, तब हमारा 1-1.25 लाख बना है। तो सोचो कि अगर जो रूरल इंडिया है उसके पास में रिसोर्सेज कितने हैं। दूसरा जो है यहूदी समाज, जिसके अंदर विश्व स्तर पे जितने भी नोबेल प्राइज मिले हुए हैं, अगर किसी समाज को सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज मिला है तो वो यहूदी समाज है। अगेन उसका पॉपुलेशन बहुत छोटा सा है। तो ये समाज की प्रकृति होती है कि आपको किस तरीके से उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है। तो अगर हम एजुकेशन में पैसा खर्च करते हैं, इस प्रकार के संस्थान बनते हैं, बहुत सारे हॉस्टल्स बनते हैं,
तो निश्चित रूप से उनका फ़ायदा हमें आगे जा कर के बहुत मिलता है। और हो सकता है, जैसे मैं कई बार बोलता हूँ, जिससे कई लोग मतलब आहत भी होते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बोलने से रुकता नहीं हूँ, ठीक है, कि आज जो आप तेजाजी का मंदिर बना रहे हो, अगर वो पैसा एजुकेशन में आप डाल देते हो तो हो सकता है कि जो बच्चे निकल रहे हैं वो हर एक बच्चा एक एक तेजाजी का मंदिर बना दे। तो आपको तेजाजी का नाम ही करना है तो मंदिर की बजाय हम फाउंडेशन और स्कॉलरशिप की फॉर्म में भी तेजाजी का नाम आगे बढ़ा सकते हैं। और बहुत सारी जगह ऐसा हुआ है कि लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है हमारे पास में, उस रिसोर्सेज को हमें पहले कहाँ इस्तेमाल करना है और बाद में कहाँ इस्तेमाल करना है। जो भी राजनीतिक विज्ञान के छात्र रहे होंगे, हमारे संविधान के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्टर जनरल डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट आता है। तो डीपीएसपी के कॉन्सेप्ट हमने इसीलिए कंपलसरी नहीं किए थे क्योंकि भारत के पास रिसोर्सेज कम थे। तो हमें रिसोर्सेज का बहुत ही जुडिशियसली इस्तेमाल करना चाहिए कि उन रिसोर्सेज को हमें कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना, ये होना। और एजुकेशन इज़ वन ऑफ देम। ये एजुकेशन अगर हमने डाला तो इसका फल निश्चित रूप से हमें आगे मिलेगा। दूसरा जो ई आता है दैट इज एम्प्लॉयमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि आपको रोजगार देना है अभी, लेकिन आपको ये चूज करना है उसमें से कि रोजगार लेने वाले बने या रोजगार देने वाले बने। अगेन समाज के और स्पेशली रूरल इंडिया के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप उतना अभी तक पॉपुलर कॉन्सेप्ट नहीं है, स्पेशली जब इनोवेशंस की बात करें। अभी भी लोग अपना रोजगार कर रहे हैं, लेकिन वो रोजगार क्या कर रहे हैं कि कहीं कोई पे दुकान खोल ली, कहीं कोई पे गोदाम खोल लिया, सीमेंट का कर लिया हमने, बीज का कर लिया हमने। तो ये बहुत ट्रेडिशनल तरीके हैं और ट्रेडिशनल तरीकों में एक रिस्क हमेशा इन्वॉल्व होता है कि कोई भी व्यक्ति, अगर आपको जो बाजरी के बीज की थैली आ रही है, अगर आप जितने में बेच रहे हो अगर उसे 10 रुपये कम में बेचने लग जाएगा तो सारी जनता वहाँ पे चली जाएगी। और आपका हो सकता है 10 साल से आप काम कर रहे थे, लेकिन वो आप एक ही साल के अंदर आप बहुत ज़मीन पे आ सकते हो। सिमिलरली मिठाई की दुकान है, बहुत लोगों की हमारे गाँव के आसपास मिठाई की दुकान से उन्होंने अच्छे कमाई की, लेकिन अभी हेल्थ कॉन्शियस चीज़ें आ गई। लोग क्या कह रहे हैं, मिठाई छोड़ना चाहिए, शुगर हो जाता है। जैसे ही लोगों में अगर ये चीज़ आएगी तो वो उस प्रोडक्ट की वैल्यू है वही ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप लंबे समय तक सस्टेन करना चाहते हो, टेक्नोलॉजी के जरिए करना चाहते हो, तो यहाँ पे भी समाज को फिर आगे आना पड़ेगा। समाज का रिसोर्सेज यहाँ दूसरी जगह लग सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो डीयू से कॉलेज कर रहे हैं, आईआईटी से कर रहे होंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज से कर रहे होंगे, मैनेजमेंट कॉलेज से कर रहे होंगे। अगर वो कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते शुरू में। बैंक भी शुरू में जब तक आपका क्रेडिबिलिटी नहीं बनता है तब तक आपको रिसोर्सेज नहीं देता है। तो उसी में कॉन्सेप्ट आता है एंजल इन्वेस्टर का। अभी तक एंजल इन्वेस्टर जो होते थे वो आपके घर परिवार और दोस्त लोग होते थे, फैमिली में हो गया कुछ हो गया वो होते थे, या फिर कुछ लोग हैं जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो अपने पूंजी का एक हिस्सा रखते हैं कि चलो हम नए एक्सपेरिमेंट पे खर्च करेंगे, वो चल भी सकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे समाज अपने रिसोर्सेज का एक कंपोनेंट ऐसा रख सकता है कि किसी भी व्यक्ति के पास में अगर ऐसा विचार है तो समाज उसका पार्टिसिपेंट बनेगा, यानी कि तेजाजी उसके एक स्टेक होल्डर बनेंगे कि अगर कल को वो कंपनी बड़ी होती है और उसका जो भी 2%, 5%, 10% हिस्सा प्रॉफिट का आता है वो तेजाजी के नाम पे अलग होगा। इस तरीके से समाज उसके अंदर एक पार्टिसिपेट बन सकता है और अगर वो चीज़ लगाते हैं तो निश्चित रूप से रोजगार जो बनता है वो काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है। तीसरा ई जिसकी हम बात करते हैं वो है एंगेजमेंट थ्रू एम्पावर, मतलब एम्पावरमेंट थ्रू एंगेजमेंट, यानी कि आपको लोगों का सशक्तिकरण करना है। तो सशक्तिकरण करने का जो एक नॉर्मल तरीका होता है कि हम कुछ फाइनेंस दे देते हैं, ठीक है, उस फाइनेंस के जरिए उनमें कोई चीज़ बन जाती है और वहाँ पे कर देते हैं। डिफरेंट प्रकार के एंगेजमेंट बनाने की बात है। जैसे अगर मैं पैसा नहीं दे सकता हूँ तो जो अनुभव मैंने लिया है वो अनुभव ही मैं साझा करूँ। इस प्रकार की चीज़ें हैं जो जिसके पास जो चीज़ है, एक्सपर्टाइज है, उस एक्सपर्टाइज को हम शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे लीगल प्रोफेशन में है, आप म्यूनसिपलिटी में देखते हो लोगों का जो लीगल अवेयरनेस है वो बहुत कम होता है। लोगों को यही नहीं पता, पुलिस स्टेशन जाने में आज भी लोग डरते हैं कि किसी खाकी वाले की गाड़ी आके रुक जाती है, लोगों को लगता है पता नहीं क्या हो गया। ये इसीलिए होता है क्योंकि उनको अपने अधिकार नहीं पता होता है। तो जो भी व्यक्ति है जिस भी फील्ड में है उन लोगों को ला करके अगर हम समाज में स्पेशली जब बच्चे होते हैं उस तरीके के सेशन करवाते हैं, बहुत छोटे छोटे सेशन, अगर वो सेशन हम करवाते हैं तो चीज़ें हो सकती है। जहाँ तक करियर में और एजुकेशन बनाने की बात है,
तो लगभग सारे समाजों के हॉस्टल्स दिल्ली में सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए होते हैं। दो तीन के नाम मैं ले सकता हूँ। संकल्प के बारे में आपने सुना होगा। संकल्प छात्रावास जो होती है दिल्ली के अंदर काफ़ी बड़े पैमाने पर वहाँ पे वो बच्चों को जिनका भी एजुकेशनल क्वालिटीज अच्छी होती है लेकिन फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता, उन लोगों को वो रखते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया जो है उसके अंदर SC ST के और जो माइनॉरिटी के बच्चे हैं उन लोगों को वो वहाँ पे रख के तैयारी करवाते हैं। जाट समाज के बहुत सारे 2-3 हॉस्टल्स हैं जहाँ पे अगर आपका कोई भी बच्चा है पढ़ने लिखने में अच्छा है, रिसोर्सेज उतने नहीं है, तो बॉयज़ की और गर्ल्स की दोनों के हॉस्टल्स हैं। जयपुर में 3-4 हॉस्टल्स हैं जो इस तरीके की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो मैंने देखा है ये सारी चीज़ें फ्रेगमेंटेशन में काम कर रही है कि यहाँ लक्ष्मणगढ़ वाले अलग अपना प्रयास कर रहे हैं, वहाँ जयपुर वाले अपना प्रयास कर रहे हैं, वहाँ सीकर वाले अपना प्रयास कर रहे हैं, नागौर में कुछ लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। तो जब तक इन सब चीज़ों के अंदर एक कोलैबोरेशंस नहीं होगा, इन सब लोगों के बीच के अंदर एक सहयोग का भाव नहीं होगा, तब तक जो परिणाम हम चाहते हैं शायद वो परिणाम उतने डिज़ायर्ड वे में नहीं आते। जैसे हॉस्टल्स के लिए मेरा एक संबोधन है कि यहाँ पे सपोज 10 हॉस्टल चल रहे हैं जाट हॉस्टल के जो सिमिलर कॉन्सेप्ट पे हैं कि जो सिविल सर्विसेज का ही तैयारी कराते हैं, RS की तैयारी करवाते हैं, IAS की तैयारी करवाते हैं। तो क्या उन 10 का एक पैनल बन सकता है कि कोई एक कॉमन एग्ज़ाम हो जाए, कोई एक टेस्ट हो जाए और उसके अंदर जिस प्रकार से काउंसलिंग टाइप से चीज़ें होती है कि जो अच्छे कैंडिडेट है वो एक हॉस्टल में रहे और बाकी लोग हैं उनके लिए फीलर का काम करें। कि जयपुर में जो हॉस्टल है वो ऐसा बन जाए जहाँ पे हो सकता है सारे सीरियस कैंडिडेट नहीं हो लेकिन कुछ सीरियस हो, और लेकिन उनमें से जो अच्छे हैं वो 1 साल 2 साल की तैयारी करने के बाद में वो दिल्ली चलाए। लेकिन ये सभी तभी होगा जब हरिराम जी आप जैसे सूत्रधार इन लोगों को बीच में मिलेंगे और बोलेंगे कि हम क्या एक सम्मेलन सिर्फ जो सेक्रेटरी कोषाध्यक्ष है उन्हीं का करवा लिया जाए, कि जितने भी जाट समाज के लोग हैं उनको बोले कि अब हम पॉलिसी बनाते हैं। जैसे आप देखोगे 2047 में हमको विकसित भारत बनाना है, तो लगभग हर जगह यही पॉलिसी बनती है कि हम आज से 15 साल बाद में 20 साल बाद में कहाँ होंगे। तो हम हमारे समाज के लिए, रूरल इंडिया के लिए भी तो ये चीज़ कर सकते हैं कि हमारे रूरल इंडिया के जो लोग हैं वो आज से 15 साल 20 साल 25 साल बाद में कहाँ पर होंगे। तो इस तरीके से अगर हम ये जो एंगेजमेंट कर रहे हैं इसके जरिए अगर हम एम्पावरमेंट करेंगे तो वो एम्पावरमेंट सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। एक चीज़ जिसके ऊपर मैं हमेशा बोलना पसंद करता हूँ दैट इज़ द फेलियर मैनेजमेंट। फेलियर मैनेजमेंट को मैं इसलिए करता हूँ कि बहुत सारी बातें, अच्छी अच्छी बातें हमेशा होती है, बहुत मोटिवेशन भी मिलता है, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है जो लगभग हर किसी की ज़िंदगी में आता है। यहाँ पे शायद ही कोई इंसान बैठा हो जो कभी फेल नहीं हुआ होगा। फेल नहीं होने का मतलब ये नहीं करोगे 33% 36% से ऊपर आ रहे हो। फेल का मतलब है कि आपने सोचा 85 बनाने का, आपका 84 आया, आपके हिसाब से वो फेलियर है। आपने 95 का सोचा, 92 आया, आपके हिसाब से फेलियर। फेलियर का मतलब ट्रू सेंस में नहीं, लेकिन जो चीज़ आपने चाही वो चीज़ आपको नहीं मिली तो आपको लो फील होता है। जैसे मैं भी देख रहा था 99.16 या 33% है और राजस्थान में उसका 5वां स्थान, मतलब 4 नंबर टोटल कटे हैं और उसमें भी पूरे राजस्थान में उसका 5वां स्थान है। तो उसको ऐसा लग सकता है, मेरी जो भांजी है उसके 95% बने थे 10th में और उसका क्लास में 3रा स्थान था। तो हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी का मौका था, लेकिन वो उदास रहती थी क्योंकि क्लास में 3रा स्थान था। तो इसका मतलब है कि उसके हिसाब से वो सफलता नहीं है। तो उस चीज़ को आप मैनेज कैसे करते हो? तो इसका मतलब है कि हमेशा आपके जीवन में कोई न कोई फेलियर आएगा। एक मैथ्स में कर्व चलता है, साइन कर्व, साइन या कोस का जो ग्राफ बनता है उसके अंदर वो इस तरीके से चलता है, जिगजैग। तो एक बार ऐसा लगेगा, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि बस हम दुनिया जीत जाएंगे, और अचानक से कुछ टाइम बाद में ऐसा लगता है कि नहीं 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 अब कुछ नहीं होगा, छोड़ छुड़ा के निकल लेते हैं यहाँ से। इसी में वही वापस आएगा कि टाइम का जो समय होता है उसकी एक बहुत सुंदर चीज़ होती है कि बुरा से बुरा वक्त भी बीत जाता है और अच्छा से अच्छा वक्त भी बीत जाता है। तो इसलिए हमें किसी चीज़ पे अटकना नहीं होता है। तो कोई भी फेलियर है वो टेम्परेरी है, वो फेलियर तब तक है जब तक आप उसे पूरी तरह से स्वीकार करके छोड़ नहीं देते हो। तो इसके लिए इकबाल साहब ने एक युवाओं के लिए एक रूपक, जिसे मेटाफोर बोलते हैं, वो गढ़ा है कि जो शाहीन होता है, बाज, ईगल, उसकी तरह युवाओं को होना चाहिए। तो बाज जो चील होता है वो उसकी जो नज़र होती है और उसका जो पंजा होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है,
लेकिन जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसका जो पंजा है वो मुड़ जाता है, उसकी जो चोंच है वो मुड़ जाती है और अब वो शिकार उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है। तो अब उसके पास में विकल्प क्या है? उस विकल्प को मतलब इकबाल साहब जो है वो लिखते हैं कि नहीं तेरा नशेमन कत्र ए सुल्तानी के गुंबद पर। वो ये कहते हैं कि तेरा जो नसीब है या जो तेरा भविष्य है या जो तेरा मतलब एंड रिजल्ट है वो किसी गुंबद पे या किसी मकान की छत पे बैठना नहीं है। तू शाहीन है, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पे। कि तू शाहीन है, तू हवाओं के नीचे उड़ने वाला प्राणी नहीं है, तू हवाओं के ऊपर उड़ता है जहां आसमान बहुत शांत है। तो तू पहाड़ों की चोटियों पे राज करने वाला व्यक्ति है, तू किसी मकान पे बैठने वाला नहीं है। और अमेरिका जो सपोजिटली सबसे पावरफुल देश है, उसके पासपोर्ट का या उसका ऑफिशियल सिंबल जो है उसके अंदर भी ईगल का चिन्ह है। तो यानी ईगल का वो इम्पोर्टेंस है। तो वो जो बात जिसका मुड़ गया है चोंच और नाखून, वो क्या डिसाइड करता है कि मुझे पहाड़ों की चोटियों पे चले जाना है, और वो पहाड़ों की चोटियों पे चला जाता है और वहाँ जाके क्या करता है, दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। वो अपनी चोंच को और वो अपने पंजों को बहुत ही कठोर चट्टान के ऊपर मारता रहता है, इतना तेज मारता रहता है, इतनी कंटिन्यूअसली और इतने समय तक मारता रहता है कि जो हिस्सा उसका मुड़ गया था वो टूट करके अलग नहीं हो जाता। और जब ये प्रक्रिया होती है, निश्चित रूप से आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि कितनी दर्दनाक होती होगी। और वो अपने जीवन के उस फेज में कर रहा है जहां अगर वो नहीं भी करे तो काम चले, उसे पता है कि कुछ दिनों बाद तो जाना ही है, लेकिन बोले कि नहीं, अभी मेरा समय बहुत बाकी है। और वो उस पार्ट को जो उसे दुख दे रहा है, जो परेशान कर रहा है, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहता है। वो आता है और सारी चीज़ों को तोड़ता है और वो तब तक इंतजार करता है जब तक कि वो चीज़ें उसकी वापस से ग्रो नहीं कर जाती, यानी कि तब तक वो भूखा रहता है। तो उसे खाना नहीं मिल रहा है, वो दर्द में है, लेकिन वक्त आता है, उसके फिर से चोंच निकलती है, उसके पंजे मजबूत होते हैं और फिर से वो वापस ग्राउंड में आता है और अपना शिकार करता है और सफलता अर्जित करता है। तो ये फेज जो है वो हर किसी के जीवन में आता है। उस फेज से आपको उठना है। रेस में आप जब तक बने हुए हैं तब तक आप जीत सकते हैं। अगर आपने रेस छोड़ दी, क्या कोई भी रेस के बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति गोल्ड मेडल जीत सकता है? लेकिन आप जब तक रेस में बने हो तो ही गोल्ड मेडल जीत सकते हो। यही चीज है बॉक्सिंग के लिए। सुल्तान मूवी देखी आपने? आप तब तक नहीं हारते हो जब तक कि आप वापस खड़े हो जाते हो। अगर आप रह गए और आपका नॉकआउट हो गया तो आप हार जाते हो, लेकिन जब तक आप खड़े हो जाते हो तब तक रेस जिंदा है, बॉक्सिंग का मैच चलता रहता है। तो इसलिए फेलियर आएगी, उसके लिए आपको अपने कुछ अच्छे दोस्त होने चाहिए, आपके पेरेंट्स होने चाहिए, आपके टीचर्स होने चाहिए, आपके पास बुक्स होनी चाहिए। और वही बुक्स जो आज से 125 साल पहले, 150 साल के आसपास पहले, जब यही स्वामी केशवानंद जी गांव-गांव घूम करके लाइब्रेरीज खोलते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि किताबें जो है वो सबसे बेस्ट फ्रेंड होती है। किताबें हमें वो चीज़ें सिखा सकती है जो शायद समाज का बाकी हिस्सा हमें नहीं सिखा सकता। हम अपने आप से बातचीत कर सकते हैं, हम वो डायरी में लिख सकते हैं। तो इसलिए जब कभी भी फेलियर आए, मैं आपसे सिंपल एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसे जीवन का एक हिस्सा मान कर उसको ट्रीट कीजिए। दैट इज़ नॉट द एंड पार्ट। वो अंत नहीं है, वो एक प्रोसेस का हिस्सा है। अगर आपने उसे पॉजिटिव लिया, अपनी गलतियों को आपने सुधारा, तो निश्चित रूप से आप वो चीज़ कर लेंगे। जैसा मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से हुआ था, 3 इंटरव्यू देने के बाद में, जब मैं एवरी टाइम आई वॉज नॉकिंग द गेट बट आई वॉज रिजेक्टेड, कि मुझे लग रहा था शायद अब की बार सिलेक्शन हो जाएगा, और फिर मैं 2/3 जो लिस्ट आती थी, 1/3 लोग सेलेक्ट होते थे, 2/3 नहीं होते थे, मैं 2/3 में होता था। तो मेरे अंदर भी डाउट आने लगे थे, लेकिन फिर अपनी गलतियों को सुधारा और उसके बाद फिर एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ, और फिर एक बार एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई हुआ, 3 बार एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ। तो इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि कोई भी मोमेंट है वो मतलब एंड नहीं है, परमानेंट नहीं है। और ऐसा ही जो चीज़ है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है, बहुत इंग्लिश के बहुत बड़े कवि हैं, तो उन्होंने ये चीज़ बोला है, जो उनकी कविता है द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। तो यानी कि आसान चॉइसेस बहुत इजी है। मतलब जैसे अभी बार बार चर्चा हुई थी कि भाई लोग कम आए, तो
आसान ही डिसीजन था ये नहीं आना, कि जो कुछ भी चल रहा है हम सोशल मीडिया पे देख लेंगे, ठीक है। कोई बोलेगा, बहुत लोग बोलते हैं, कुछ कहीं कहीं से सुनने को मिला, दीज आर ईजी चॉइसेस। ये हमारा कंफर्ट जोन होता है। कंफर्ट जोन में रहना बहुत आसान है, लेकिन उस कंफर्ट जोन को तोड़ना ही मुश्किल होता है। तो उन्होंने बोला कि मेरे पास में भी ये चॉइसेस थी। द वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बहुत सुंदर है, मैं जंगल के सुंदर पार्ट में रह सकता हूँ, बट आई कीप प्रोमिसेस। तो यानी कि मैंने अपने आप से कुछ वादे किए हैं, और उन वादों को पूरा करने के लिए मुझे वो रास्ता नहीं है जो टफ वाला रास्ता है, वो चूज करना है, और वो चूज कर रहा है उन्होंने। एंड ही सेड बिफोर आई स्लीप माइल्स टू गो, यानी कि मुझे सोने से पहले अभी हजारों किलोमीटर तक की यात्रा तय करनी है, तब जाकर के मुझे जो एक्चुअल शांति है, जो मेरी सफलता है, वो मुझे मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को एक बार पुनः शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत बधाइयाँ, और आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया। थैंक यू वेरी मच।